ठीक है, तो अब हम करते हैं अपना पार्ट 5 स्टार्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। हम इनको एज पर AS 9109 स्टार्ट हो गया यहाँ से, इससे पहले तक इंड AS 32 चल रहा था। अब 109 क्या कहता है कि यार इनको अकाउंटिंग और वो सब उन सब चीज़ों के बारे में बात करता है। ऑल्दो यहाँ पर हम उसका यही बात करेंगे कि हम उसको कहाँ पे क्लासीफाई करेंगे, मेजरमेंट हम थोड़ा आगे जाके सीखेंगे। डेट इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। कोई भी अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स और कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट, वो हमारी इक्विटी है। और डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑप्शंस हो गए, आपके फ्यूचर्स हो गए, फॉरवर्ड्स हो गए, एक्सेट्रा। और डेट में आ गए आपके रिसीवेबल्स हो गए, BR हो गए, इन्वेस्टमेंट इन रिडीमेबल बॉन्ड्स हो गए, रिडीमेबल डिबेंचर्स हो गए, PSC हो गए, फिक्स डिपॉजिट्स, लोन रिसीवेबल, ये सब हो गए। तो ये सब भी ना अलग अलग पार्ट्स में इसके आगे इनकी सब हेडिंग्स हैं। BM1, BM2, BM3 के उसमें तीनों में डिवाइडेड है। BM1 हो जाता है आपका जहाँ पर ना आपको एक फिक्स जो है कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो जो है वो आना है टिल मैच्योरिटी, एंड यू विल होल्ड सच एसेट टिल द मैच्योरिटी एंड यू विल नॉट सेल इट बिफोर इट्स मैच्योरिटी, ठीक है। और द कैश फ्लो फ्रॉम सच एसेट, उसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए जो भी आपको मतलब आ रहा है। एक तो देखो आपको मैच्योरिटी पे प्रिंसिपल मिलना चाहिए, एंड सेकेंड यू मस्ट रिसीव इंटरेस्ट in every tenure or whatever as may be decided between the investor investing. And the third one is the condition of CCFC should also be satisfied. It is a very important thing जो contractual cash flow characteristics है। ये मतलब जो तो इसके आंसर्स फ्रेम करेगा ना, तो पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख देना जिसमें भी तुझे लग रहा है वो आ रहा है। If any financial institution is classified under BM1 then the following conditions should be satisfied. If the asset should be classified under BM2 then following conditions should be satisfied. ठीक है, वही कि शुड होल्ड एसेट टिल मैच्योरिटी एंड एंटी विल नॉट सेल इट बिफोर इट्स मैच्योरिटी। कैश फ्लो दोनों से आना चाहिए और द कंडीशन ऑफ CCFC शुड आल्सो बी सेटिस्फाइड। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहाँ पे आपको लगता है कि CCFC जो वाली कंडीशन है ना वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, लेकिन आप उस टाइम पे गलत होते हो। वो कहाँ पे होता है CCFC? बेसिकली बात ये करता है कि जो आप जो इंटरेस्ट ले रहे हो ना वो नॉर्मल इंटरेस्ट होना चाहिए, इसमें नॉर्मल लैंडिंग अरेंजमेंट। अगर वो इंटरेस्ट कवर कर आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्रेडिट रिस्क को, इंस्ट्रूमेंट क्रेडिट रिस्क ऑफ इंस्ट्रूमेंट को, या ट्रांजैक्शन कॉस्ट को, तब तो यार वो एक नॉर्मल इंटरेस्ट है। लेकिन अगर वो इंटरेस्ट कवर कर रहा है आपके लेवरेज को, इम्पैक्ट दैट इट वी विल कंसिडर सच एसेट अंडर BM3, क्योंकि वो आपके लेवरेज को कवर कर रहा है, ठीक है। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लक्चुएट, मतलब इसमें सिंपली बता देता हूँ कि अगर जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फ्लक्चुएट कर रहा है एंटिटी की परफॉर्मेंस से, इसलिए नहीं कि आपको उसमें रिस्क लग रहा है, इसलिए नहीं कि आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी ले रहे हो उसमें, क्योंकि मान लो अचानक से ज़्यादा एस्केलेशन आ गया तो उसकी वजह से आपने ज़्यादा क्लेम कर लिया, तो वो नहीं इंक्लूड होगा। ना ही क्रेडिट रिस्क इंक्लूड होगा, ना ही कोई ट्रांजैक्शन की कॉस्ट बढ़ गई है आजकल उस वजह से इंक्लूड होगा, उस वजह से इंक्लूड हो रहा है, तो वो भी इसके अंदर नहीं होगा। वो भी CCFC की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है ड्यू टू एंटिटी परफॉर्मेंस और इट इज वेरिएबल रेट एज पर मार्केट कंडीशन, then it will be taken as leverage rate. It can be said that we will not apply BM1 or BM2 in case of leverage rate, even if all other conditions are satisfied, ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली यही देखेंगे कि वो कंडीशंस हो रही हैं नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि इंटरेस्ट स्वैप रेट लगा लेते हैं, तो वो अलाउड है। इंटरेस्ट स्वैप रेट्स जो है ना वो अलाउड है, कंपनी ऐसा कर लेती हैं, कम के लिए ज़्यादा वाले वो ले लेती हैं सिक्योरिटी और वो सब कर लेती है, तो वो सब अलाउड है। इसके लिए एक एक्सेप्शन भी है। अगर कोई फाइनेंशियल एसेट सोल्ड करती है अंडर स्ट्रेस सिनेरियो टू अवॉइड रिस्क, तो भाई इंड AS ये नहीं कहता कि तुम्हें चाहे नुकसान हो रहा है कुछ भी हो रहा है उसको फॉलो ही करते रहो। अगर आपके अकाउंटिंग में अगर आपको इतना ज़्यादा लॉस हो रहा है तो ऑब्वियसली आप उसको सेल करोगे, और वो एक स्ट्रेस सिनेरियो के अंदर करोगे टू अवॉइड रिस्क एंड डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल और टू इंक्रीज द रिटर्न, देन इट विल बी कंसिडर अंडर BM1, ठीक है। फिर आ जाता है आपका BM2 एंड कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अंदर दोनों चीजें होगी। अगर कोई फाइनेंशियल एसेट अंडर डेट इंस्ट्रूमेंट विल बी क्लासिफाइड अंडर BM2 देन द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। द फर्स्ट वन इज एंटिटी विल नॉट होल्ड द फाइनेंशियल एसेट टिल इट्स मैच्योरिटी बट इट विल रिकवर इट्स प्रिंसिपल बाय सेलिंग इट एंड टिल द डेट ऑफ सेलिंग इट इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड, ठीक है। क्या ठीक है, जो एंटिटी है वो उसको इसमें दोनों में ना दो ही डिफरेंस है कि वो ना उसको फाइनेंशियल एसेट को होल्ड करके रखेगी मैच्योरिटी तक, वो मतलब होल्ड नहीं करके रखेगी मैच्योरिटी तक, इफ वो रिकवर कर लेगी बाय सेलिंग इट एंड टिल द डेट ऑफ सेलिंग इट इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड, ठीक है। और इसमें भी दोनों आएंगे, शुड हैव प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट बोथ द फीचर, द कंडीशन CCFC इंटरेस्ट शुड आल्सो बी सेटिस्फाइड, ठीक है। बस इतना सा फर्क हो जाता है इसके अंदर कि जो एंटिटी है वो विल नॉट होल्ड द फाइनेंशियल एसेट टिल इट्स मैच्योरिटी, उसने मे बी वो रख रखा है कोई इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है।
कि उसके अपने जो डिवेंचर्स हैं उनको सेटल कर दे अगले 5 साल में, उसके लिए उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। इसके लिए कई बार ना ऐसी क्वेश्चन हिंट भी दे जाता है कि इट विल नॉट होल्ड टिल देन, जिस मतलब एक क्वेश्चन था उसके अंदर सेकंड पैरा में ऐसा लिख रखा था ना कि 10 साल की है। तेरे को क्या लगा? कुछ नहीं अभी प्लीज जाओ, बता देना। अगर कोई BM1 के अंदर आ रहा है तो वो हो जाती है आपकी इन्वेस्टमेंट इन रिडीमेबल डिवेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लोन्स, फिक्स्ड डिपॉजिट एक्सेट्रा। कोई इन्वेस्टमेंट हेल्ड कर रखी है आपने फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, देन इन्वेस्टमेंट हेल्ड फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स एक्सेट्रा। डेटर्स हो गए, BR हो गए, फ्लोटिंग रेट इन्वेस्टमेंट होगी एक्सेट्रा। ठीक है, BM3 के अंदर मैं बता रहा हूँ। इफ देयर इज नो इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल एसेट और इंटरेस्ट है लेवरेज इंपैक्ट। बिजनेस मॉडल 3 के लिए कि कैन नॉट बी क्लासिफाइड BM2 में नहीं किया, देयर इज नो इंटरेस्ट इन एनी फाइनेंशियल एसेट और इंटरेस्ट है लेवरेज इंपैक्ट, या तो उसके अंदर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, इंटरेस्ट है लेकिन वो लेवरेज है, तो वो BM3 में आएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन 43, 44, 46, 47, 50, 51, 52 भी इंपॉर्टेंट थे, लेकिन 43, 44 जो है वो थोड़े अच्छे हैं, उसको एक बार मैं दिखा देता हूँ। वो पार्ट 2 अंदर ही जाके ना। जो एंटिटी परफॉर्म कर रही है वो रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटी विद ऑब्जेक्टिव ऑफ मिनिमाइजिंग क्रेडिट लॉस इन द पास्ट सेल्स हैव टिपिकली ऑकर्ड। ये उसके बारे में बता रहा है कि उसने पास्ट में इस तरह से बेची हैं। और इस जो स्टार्टिंग में बात कर रहा है ये कर रहा है कि कलेक्ट देयर कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो, द फंडिंग नीड्स ऑफ द एंटिटी आर प्रेडिक्टेबल एंड द मैच्योरिटी ऑफ इट्स फाइनेंशियल एसेट्स इज मैच्ड टू द एंटिटीज एस्टिमेटेड फंड नीड्स। दोनों मैच कर रही हैं, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो कब मैच्योर हो रही है वो भी मैच कर रही है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो रही है वो आपकी मैच कर रही है किससे, आपकी जो मैच्योरिटी है, मतलब जो आपको रिक्वायरमेंट है फंड की उससे। इन्वेस्टमेंट मैच्योरिटी इक्वल टू एस्टिमेटेड फंड नीड्स, तो BM1 लग गया ना यहाँ पर। द एंटिटी परफॉर्म क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिनिमाइजिंग क्रेडिट लॉसेस इन द पास्ट सेल्स हैव टिपिकली ऑकर्ड व्हेन द फाइनेंशियल एसेट क्रेडिट रिस्क हैज इंक्रीज्ड सच दैट द एसेट नो लॉन्गर मीट द क्रेडिट क्राइटेरिया स्पेसिफाइड इन द एंटिटीज डॉक्यूमेंटेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। In addition, infrequent sales have occurred as a result of unanticipated funding needs. ये वाली लाइन एक बार समझ ले। The entity performs credit risk management activity with the objective of minimizing credit losses. ठीक है, credit losses को minimize करने के उससे वो credit risk परफॉर्म करती है, तो minimize credit losses। ठीक है, पास में ऐसा हुआ है कि उन्होंने typically occurred when the financial asset credit risk has increased such that the asset no longer meet the criteria specified in the annual document investment, तो उन्होंने वो बेच दी है। ठीक है, सेल्स जब ऑकर हुई है जब वो क्रेडिट रिस्क वो उसको क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहा, और तो उसको कर दिया। इन एडिशन इनफिकेट सेल्स हैव ऑकर्ड एज रिजल्ट ऑफ अनएंटिसिपेटेड फंडिंग नीड्स, अचानक से पैसा जब जरूरत पड़ गया तब भी इन्होंने बेच दिया, तो वो स्ट्रेस सिनेरियो वाला केस हो गया। ठीक है, ऑल्दो द एंटिटी, अब इसमें वही BM1 वाली पहले तो डाल देगा तू, इसको मत लिखना जो भी इसमें लिखा रखा है ना, इसमें BM1 को एक्सप्लेन कर दे जो उसके 3 पॉइंट्स हैं। फिर इन द प्रेजेंट केस सेल्स वो लिख दे, ऑल्दो द एंटिटी कंसिडर अमंग द फाइनेंशियल फेयर वैल्यूज फ्रॉम लिक्विडिटी परस्पेक्टिव, द एंटिटी ऑब्जेक्टिव इज टू होल्ड फाइनेंशियल एसेट इन ऑर्डर टू कलेक्ट द कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज। ठीक है, सेल्स वुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट द ऑब्जेक्टिव इफ दे वर इन रेस्पॉन्स टू एन इंक्रीज इन एसेट क्रेडिट रिस्क। ठीक है, एग्जाम्पल मत लिखना। Hence the business model of the company is to collect contractual cash flow and not realization from sale of financial assets. ठीक है, हाँ ये भी एक infrequent sales resulting from unanticipated funding needs. Example in a stress scenario case. जो हाईलाइट कर रहा हूँ ना ये फाइनली ये अच्छा है, मतलब infrequent sales resulting from unanticipated funding needs, example in a stress case scenario also would not contradict that objective even if such sales are significant in value, not contradict। ठीक है, ठीक है भाई, इसके बाद में अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। इसमें एक ही वो परचेज कर रहा है पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सच एज लोन, दोज पोर्टफोलियो में मे नॉट इनकम फाइनेंशियल एसेट्स। If payment on the loan is not made on a timely basis, the entity attempts to realize the contractual cash flow through various means. For example, by contacting the debtor by telephone, उससे करके वो उसको बेच देगा। The entity objective is to collect the contractual cash flow, and the entity does not manage any of the loans in this portfolio with the objective of realizing cash flow by selling them.
ठीक है, उसने पहले ही बोल दिया इन सम केसेस एंटिटी एंटर्स इनटू इंटरेस्ट रेट टू चेंज द इंटरेस्ट रेट ऑन पर्टिकुलर फाइनेंशियल एसेट इन अ पोर्टफोलियो फ्रॉम अ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट टू फिक्स इंटरेस्ट रेट। हो सकता है वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट वाला वो पहले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन कर रखा था उसने, और इंटरेस्ट स्वैप में ले लेता है कई बार, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। To hold the financial in order to collect contractual, the same analysis would apply even when it does not expect to receive the contractual cash flow. Moreover की जरूरत नहीं थी examples from the financial credit impaired and initial recognition. मतलब it will fulfill the CCFC condition. Okay, बस 44 हो गया, 43 हो गया, 46 और 47 एक बार देख ले, वो सिंपल ही थे वैसे तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, एंड इट इज बिजनेस मॉडल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ओरिजिनेटिंग लोन टू कस्टमर्स। यार इस क्वेश्चन में सिंपली हुआ क्या था, इसमें ये हुआ था कि इसके लिए मैंने अलग से एक फोटो बना रखा है कि HDFC मान लो उसने लोन दे दिया अपने कस्टमर्स को, ठीक है, उसने इन्वेस्टमेंट कर दी इन व्हीकल्स, ठीक है, मतलब कस्टमर लोन को दे दिया, फिर वही जो लोन थे ना, वो लोन उसने दे दिया अपनी सब्सिडरी को कि भाई तू ही संभाल इनको। तो उसने क्या किया, एक एंट्री पास कर दी, इन्वेस्टमेंट इन स्पेशल पर्पज व्हीकल टू लोन्स। तो वो लोन जो है उनको जो रिलाइज करेगा वो कौन करेगा, वो करेगा भाई हमारा सब्सिडरी, ठीक है, जो भी हमने एक स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया है इस पर्पज के लिए कि इस पे दिक्कत ना आए, क्योंकि कंसोलिडेट होगा जब तो भाई अलग बात है, लेकिन हमने स्पेशल पर्पज व्हीकल बना दिया इस काम के लिए, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, ये हो रहा है कि जो मॉडल है CFS और FSFS दोनों में अलग लगेगा। CFS में क्यों लगेगा, वो अमोर्टाइजेशन लगेगा, BM1 अमोर्टाइजेशन, लेकिन अगर हम SFS की बात करें तो उसने तो वो सोल्ड कर दिया, उसको तो उस पर इंटरेस्ट की रिकवरी होनी ही नहीं है, तो उस पर लगा देंगे हम BM3, बस यही बात है, लेकिन समझने की चीज़ है ये। यहाँ तक देखो वही हो गया, कंसोलिडेटेड द सिक्योरिटाइजेशन वैल्यू कलेक्ट्स द कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो फ्रॉम द लोन्स एंड passes them to its investor in the consolidated balance sheet. Loan continue to recognize because they are not de-recognized by the securitization vehicle. Evaluate the business model. Then the only loan to customer has the objective of realizing contractual cash flow on the loan portfolio only through sale to securitization vehicle. However, the consolidated group consolidate loans with the objective of holding them to collect the contractual cash flow. With the objective, ये holding them with the objective, ठीक है, hence the consolidated financial statement for a business model with the objective of collecting contractual cash flow by holding to maturity, and in separate financial statement of the entity loan to customer business to collect cash flow through sale only, ठीक है, इसमें वो थ्रू सेल ओनली ले रहा है, उसमें उससे ले रहा है। 46 हो गया, 47 ये आ गया। एंटिटी एंटिसिपेट कर रही है एक्सपेंडिचर फ्यूल द एंटिटी इन्वेस्ट इन एक्सेस कैश in short and long term finance so that it can fund the expenditure when the need arises. Many of the financials have contractual lives that exceeds the entity's investment period. जो उनकी contractual life है ना वो exceed कर जाती है, जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करी है ना वो एक्सीड कर जाती है जो उनका एंटिसिपेटेड इन्वेस्टमेंट पीरियड है। तो ये ऑटोमेटिकली एक हिंट दे रहा है कि ये BM2 वाला मॉडल है, ठीक है, वही इसके अंदर है पूरा, बोथ कलेक्शन सेलिंग फाइनेंशियल एसेट। तो इसके अंदर सर ने बोला था पहले BM2 को एक्सप्लेन कर दो, उसके बाद में इन द प्रेजेंट केस सिनारियो इसको यूज करके जो थर्ड वाली लाइन है ना तेरी मैन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स, सो इट शोज द इंटेंशन ऑफ दिस ऐसे करके इसको आंसर कर दे, इसको आंसर कर लेना वैसे भी, ठीक है, उसमें क्वेश्चन के अंदर मैं आंसर कर दूंगा मैं इसको। 48 ये कहता फाइनेंशियल मीट लिक्विडिटी इन स्ट्रेस केस सिनेरियो द एंटिटी डज नॉट एंटिसिपेट सेलिंग दीज एसेट एक्सेप्ट इन सच सिनेरियो, ठीक है, द एंटिटी मॉनिटर द क्रेडिट क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑब्जेक्टिव इन मैनेजिंग द फाइनेंशियल्स टू कलेक्ट द कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो। यहाँ पे उसने बता दिया टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो द एंटिटी वैल्यूएट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द एसेट ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट रेवेन्यू अर्न्ड एंड क्रेडिट लॉसेस रियलाइज्ड। हाउ द एंटिटी आल्सो मॉडल्स द फेयर वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल फ्रॉम अ लिक्विडिटी पर्सपेक्टिव टू एंश्योर दैट द कैश अमाउंट दैट वुड बी रिलाइज्ड द एंटिटी नीड टू सेल द एसेट इन अ स्ट्रेस केस सिनेरियो वुड बी सफिशिएंट to meet that entity's liquidity needs. Periodically, the entity makes sales that are significant in value to demonstrate liquidity. ठीक है, तो भाई इसमें वही हो गया कि उसकी जो इंटेंशन है इज टू होल्ड द फाइनेंशियल एसेट,
द ऑब्जेक्टिव, इंटेंशन मत बोलियो यहाँ पर, हर जगह ऑब्जेक्टिव यूज कर वर्ड, इट्स अ नाइस एंड ग्रेट वर्ड टू यूज, ऑब्जेक्टिव. होल्ड द फाइनेंशियल एसेट to collect contractual cash flow. Analysis would not change अगर during the previous stress case scenario the entity had sales that were significant in value in order to meet liquidation, तो वो ये कि एनालिसिस चेंज नहीं होगा. एक और जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है तेरा यहाँ पे एनालिसिस, इसको रोज डाल दे. ठीक है, ठीक है. एक तो उससे स्ट्रेस केस सिनेरियो से कोई चेंज नहीं होगा. रिकरिंग सेल एक्टिविटीज दैट इज इनसिग्निफिकेंट इन वैल्यू इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद होल्डिंग फाइनेंशियल टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो. या फिर इफ द एंटिटी इज रिक्वायर्ड बाय इट्स रेगुलेटर्स टू रूटीनली सेल फाइनेंशियल एसेट्स टू डेमोन्स्ट्रेट दैट एसेट आर लिक्विड. ठीक है, ये शो करने के लिए कि जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो इजीली सेल हो जाती हैं, दैट आर एसेट आर लिक्विड एंड द वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड इज सिग्निफिकेंट. And the value of the asset sold is significant. The entity business model is not to hold financial assets to collect contractual cash flow. Whether a third party imposes the requirement to sell the financial asset or that activity is at the entity's discretion is not relevant to the analysis. वो ये कहना चाह रहा है कि कई बार डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, दिखाने के लिए उनको, हम जो अपने एसेट्स हैं कि हमारी लिक्विड हैं, वो ये करते हैं कि उसको सोल्ड कर देते हैं सिग्निफिकेंट पोर्शन. द एंटिटीज बिजनेस मॉडल इज नॉट टू होल्ड द फाइनेंशियल एसेट टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो. Whether the third party imposes the requirement to sell the financial asset or that activity is at the entity's discretion is not relevant to the analysis. The entity is required by its, ये रेगुलेटर जो है ये उसको बोलते हैं टू सेल फाइनेंशियल टू डेमोंस्ट्रेट द एसेट लिक्विड एंड द वैल्यू ऑफ एसेट्स सोल्ड इज सिग्निफिकेंट. द एंटिटीज बिजनेस मॉडल इज नॉट टू होल्ड द फाइनेंशियल टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो वेदर द थर्ड पार्टी इंपोजेस द रिक्वायरमेंट टू सेल द फाइनेंशियल. ये क्या मीनिंग बता रहा है इसको एक बार मैं देख लूंगा, और इसके लिए ना मैं इसी के साथ में एक ऑडियो नोट अटैच कर दूंगा, वो तू विजिट कर लियो दोबारा. तो आगे चलते हैं. 49 48 हो गया. 49 50 51 52 ये एवं थे, मतलब 45 अच्छा क्वेश्चन था वो. उसमें यही था कि जो डेटर्स है उसके अंदर इंक्लूड एंड अमाउंट इंटरेस्ट, ये इससे याद कर लियो. इससे बुक ये बता रखा सर ने कि कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो फ्रॉम डेटर डज नॉट इंक्लूड एनी इंटरेस्ट. उसमें बोल रहा था कि 60 दिन बाद वो करेंगे. अरे 60 दिन बाद करेगा तो क्या इंटरेस्ट आ जाएगा इसके अंदर? इंटरेस्ट थोड़ी पे करेगा कोई भी देखो डेटर. सो डज नॉट इंक्लूड एनी इंटरेस्ट ड्यू टू विच वी कैन नॉट अप्लाई अमाउंटेज मेथड टू इट इन इट. सो इट विल बी कंसिडर्ड अंडर BM3 FVPL, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस. और सेकंड वाला होता है FVOCI, और पहले बात अमोर्टाइजेशन होता ही होता है. CCFC फेज BM3 लेवरेज इम्पैक्ट, वो आपको मिलेगा क्वेश्चन 2 के अंदर. Instrument G is a loan that pays an inverse floating interest rate. Okay, that is the interest rate has an inverse relationship to market interest rate. यहाँ पे बोल रहा है वो clearly analyze the nature of cash flow. Interest on instrument has an inverse relation to the market rate of interest. Hence, it is unlike a basic lending arrangement. Unlike है ये, which normally comprise of interest payable on any fund lent as a consideration for the time value of money, credit risk, and profit margin normally existing in such arrangement. This arrangement with an inverse floating interest rate provide the lender with a return which may be higher or lower to the market rate of interest and hence is not. ये रही ना जो तू लाइन उतनी देर से वो समझ रहा था कि अगर वो this arrangement with an inverse floating interest rate provides the lender with a return which may be higher or lower to the market rate of interest and hence is not necessarily a consideration for the time value of money on the principal amount outstanding. Thus do not represent contractual cash flow that are solely payment of principal and interest on the principal amount outstanding. ठीक है, ये इसका खत्म हो गया.